हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, जो कि मैथ सीबीएसई सैम्पल पेपर से लिया गया है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 20 क्वेश्चन है और सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन बी में थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से टफ आपको लग सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। और एक बार सैम्पल पेपर के साथ गो थ्रू ज़रूर कर लेना, 2 से 3 बार, ताकि आपके दिमाग में रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, लेवल पता चले आपको अपना। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आएगा और यहीं से जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन हमसे कहता है इफ सम ऑफ टू नंबर इज 1 2 1 5। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई दो नंबर है जिनका सम करने पे कितना मिल रहा है, 1 2 1 5 मिल रहा है। तो वो नंबर्स क्या हैं वो अभी हमें फिलहाल नहीं मालूम है। इसके बाद कहता है उनका जो HCF है, ये जो दो नंबर्स हैं इनका सम करने पे इतना बन रहा है। इन दो नंबर्स का जो HCF है वो कितना है, 81 है, 81। अब एक चीज़ हमें पता है कि अगर HCF है, यानी कि ये HCF जो 81 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि ये ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला है। ध्यान से सुनना, दोनों को डिवाइड करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से काम कैसे करा जाता है वो देखते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन से पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स हम लोग बना सकते हैं। देखो, मेरे पास जो नंबर्स हैं वो हो जाएंगे, एक 81x प्लस दूसरा हो जाएगा 81y इज इक्वल्स टू दिस। अब आप लोगों को यहाँ पे डाउट आएगा कि 81x प्लस 81y कैसे लिख दिया। ठीक है, इसको मैं क्लियर करवाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं मेरे पास दो नंबर्स है, क्या हो गया, एक हो गया 16 और एक हो गया मेरे पास 20। इनका सम करने पे मिलता है 36। कुछ ऐसा ही हाल है यहाँ पे जैसा यहाँ पे था। वो अलग बात है कि हमें यहाँ पे क्या नंबर है वो नहीं मालूम था, यहाँ पे क्या नंबर है वो मैंने दिया हुआ है क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है, इनका HCF आएगा 4, यानी कि ये 4 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, अभी जो 16 मिल रहा है, क्या मैं इसकी जगह पे 4x नहीं लिख सकता क्या? 4x बिल्कुल लिख सकता हूँ। x की वैल्यू कितनी होगी, 4, 4 4 जा करने पे तो हुई 16 मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई नंबर है जिसका कि HCF 4 बनने वाला है, तो उस नंबर को हम लोग 4x लेट कर सकते हैं। दूसरा है मेरे पास 20। अब 20 अगर इस 420 का अगर HCF है, मतलब 16 और 20 दोनों का है, अगर 40 को ये डिवाइड कर रहा है तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4y, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। तो ये जो नंबर्स आए हैं दो, 4x और 4y, इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि अगर मुझे HCF गिवन है तो ये फॉर्म दी जा सकती है। वही सिमिलर केस यहाँ पे भी था। यहाँ पे दो नंबर्स मुझे लेट करने थे, नंबर्स क्या है मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि वो कोई ना कोई x की फॉर्म में होगा, कोई ना कोई y की फॉर्म में होगा, और मल्टीप्लिकेशन में कौन होगा, 81 होगा, क्योंकि 81 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो 81x प्लस 81y इज इक्वल्स टू 1 2 1 5 ऐसा लिखा जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी पे सारा का सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब अगर आपने ये चीज़ समझ ली, ये चीज़ आपको आइडिया लग गया, अगर आपने पहली बार ये चीज़ देखी है, आपको पता चल चुका है, तो इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पर से आप 81 कॉमन लगाओ और इसको डिवाइड में भेज दो, तो ये आपका बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। अब ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है ना, यहाँ से शुरू होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे थी, यहाँ पे जब मेरे पास x और y आएगा, है ना, x और y, मुझे x और y ही तो चाहिए। यहाँ पे जो x आएगा वो कितना था, 4 था, और यहाँ पे जो y था वो कितना था, 5, क्योंकि 4 4 जा 16 बनेगा, 4 5 जा 20 बनेगा, है ना। तो ये जो x और y की वैल्यू है 4 और 5, ये क्या है, को प्राइम है। ध्यान से सुनना, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब 4 और 5 के बीच में अगर मैं डिवाइड करूं, या फिर मैं यूं कहूं 4 और 5 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन बचेगा, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि 1 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इन दोनों को अब डिवाइड कर सकता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट चुके हैं, कौन, 4 और 5 दोनों के दोनों। तो यानी कि ये दोनों पेयर अब क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहती है, को प्राइम। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे मैं लिख दूंगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना, को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके कुछ थोड़े बहुत आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो x और y आएंगे ना, ये को प्राइम होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो x और y होंगे ये को प्राइम होने चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पेयर भी लेंगे x और y का। मुझे चाहिए x और y की ऐसी वैल्यू जिनका सम करने पे 15 मिले, तो वो कितने पेयर बनेंगे वो मुझे चाहिए। और साथ के साथ ऐसा भी चाहिए कि वो को प्राइम पेयर्स हो, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे हमारी फुलफिल हो रही होती है। तो उसी के रिस्पेक्ट में देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1,14, ये एक पेयर है, यानी कि मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू आप 1 लो, y की वैल्यू आप 15 लो, 14 लो, दोनों का सम करोगे 15 मिलेगा। और साथ के साथ ये x और y को प्राइम भी हैं, इन दोनों को डिवाइड करने वाला बस सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर बचता है, कौन, 1।
इसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं लिखूंगा 2,13, ठीक है, 1 को बढ़ाओ 2, 2,13, 2,13 दोनों के दोनों को प्राइम है, दोनों का सम कितना बन रहा है, 15 बन रहा है, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3,12 है ना, 3,12 दोनों का सम 15 तो बनेगा, बट ये को प्राइम नहीं रहा। 3 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा और इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये को प्राइम पेयर नहीं है। ध्यान से देखना, 3,12 को प्राइम पेयर नहीं है, तो इसको मैं नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं, 4,11, 4,11 ले सकते हैं, ये को प्राइम है, ठीक है। आगे बढ़ोगे 5,10 करना पड़ेगा, 5,10 भी को प्राइम नहीं है। 6,9 करना पड़ेगा, वो भी को प्राइम नहीं है। आपका एक आखिरी बचेगा 7 में अगर हम कितना ऐड करेंगे, 5, 6, 7, 8, ये 7,8, ये मेरे पास एक को प्राइम है। इसमें अगर आप डिवाइड करना चाहोगे 7 और 8 को, तो सिर्फ 1 है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो देखो ये चारों के चारों, अब इसके बाद आप आगे बढ़ोगे ना, 7 के बाद क्या करोगे, 8 को चेक करोगे तो वो को प्राइम नहीं बनेंगे, यानी कि आगे चल के आपके कोई भी को प्राइम नंबर नहीं मिलने वाले, पेयर नहीं बनने वाले। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 पेयर, गिनती के ये 4 पेयर हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं। कंडीशन ध्यान से सुनना, सम 15 होना चाहिए, साथ के साथ को प्राइम भी होने चाहिए, नोट डाउन अच्छे से कर लेना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बहुत बच्चे ये पहली बार कर रहे होंगे इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन जरूर कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग 2 लीनियर इक्वेशन बाय लाइंस ए बी एंड सी डी। हमारे पास एक ए बी लाइन है, ये वाली मैंने यहाँ पे रफ्ता डायग्राम बनाया है, सी डी ये वाली है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF मिल रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो वहाँ पे ग्राफ जो है उसका देख लेना। कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, 2 लाइंस है ए बी और सी डी। ये हमसे कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस, इन 2 लाइन के द्वारा और x = 0 के द्वारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है जिसका कि एरिया हमें फाइंड आउट करके देना है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल 2 तरीके से बन रहे हैं हमारे पास, आप कहोगे ये भी ट्रायंगल बन रहा है, एक ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। हम इन दोनों में से कौन सा लें, हम इन दोनों में से ये वाला लेंगे, ये वाला क्यों लेंगे, उसने बोला है ना x = 0 वाली लाइन। देखो ए बी तो ये रहा, सी डी तो ये रहा, नो डाउट। x = 0, x = 0 कब होता है, यानी x की वैल्यू हमेशा 0 रहे, कब होती है, y एक्सिस पे होती है। तो यानी कि मुझे जो तीसरी साइड मिलेगी वो ये मिलेगी, ना कि ये तो मेरे पास x एक्सिस है, यहाँ पे y हमेशा 0 होता है, तो इसकी बात नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो 3 साइड्स मिलेंगी वो ये मिलेगी, और इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करके देना है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। आप हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाओ, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। अब देखो बेस कितना मिलेगा, बेस आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ये है मेरे पास बेस। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, √ x2 - x1 यानी कि 0 ही हो जाएगा, प्लस y2 - 1 -2 - 4 -6 का स्क्वायर करोगे 36 मिलेगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बेस हो गया मेरे पास 6। हाइट देखोगे तो ये जो हाइट है ये वाली हाइट आएगी, है ना, ये वाली हाइट आएगी तीनों वर्टिसेस से, यानी कि ये वर्टिस है, ये इस पे परपेंडिकुलर जाएगी, तो ये मेरे पास हाइट रहने वाली है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना सी का, ये साफ साफ आपको ग्राफ में नजर आएगा, ये है 2,0 का, ये 2,0 का है, यानी कि ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक का चल रहा है ये है 2, तो इनटू में कितना हो जाएगा 2 से 2 गया तो 6 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो बस इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बेस निकालना है, हाइट आपको अंडरस्टूड है, वो ग्राफ में देखते ही पता चल जाएगा। आपको बस ये लाइन खींचनी है और ये लेंथ 2 है, ग्राफ में अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। इसमें कहता है इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा, अल्फा का मतलब एंगल, इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा = 2 है, तो हमें बताना है 10 की पावर अगर ये कर दी जाए, देखो tan अल्फा की पावर 20 प्लस cot अल्फा की पावर 20, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमसे मांग रहा है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप ये सोचोगे कि ना इसमें से हम लोग tan अल्फा की वैल्यू निकाले, जो भी आएगी उसकी पावर 20 करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे भी cot अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगी उसकी पावर 20 करेंगे, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये आएगा भी नहीं ऐसे। हमें क्या लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो tan अल्फा, ये जो मुझे वैल्यू 2 मिल रही है ना, कैसे मिल रही है, अगर यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा तभी तो मुझे 2 मिल रहा होगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड = RHS। तो हमारे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कब मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखना, tan 45 हो या फिर cot 45 डिग्री हो, हमेशा वैल्यू कितनी देता है, 1 देता है। तो अगर इसे 1 होना है तो यानी अल्फा को होना पड़ेगा 45 डिग्री, और इसे 1 होना है तो यानी अल्फा को होना पड़ेगा 45 डिग्री। इसका मतलब मेरे पास अल्फा आ गया कितना, 45 डिग्री के बराबर। बस अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे tan 45 रखो, 1 आएगा, 1 की पावर 20 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 की पावर 20 1 होता है, 1 + 1 कितना आंसर बन गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आ गया।
तो इस तरीके की क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी है, बट अगेन आपको पेशेंटली इनको सॉल्व करते जाओ और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से अपनी एनसीईआरटी और आर डी शर्मा के क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा है और इस तरीके का क्वेश्चन, ये सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है हमारे पहला बोर्ड में, वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है शायद, वहाँ पे डिस्कस करा हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे कहता है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे हमसे कहता है 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913 ले लो। इसके बाद दूसरा है 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। हमसे फाइंड करो, कहता है x प्लस वाई कितना होगा। अब देखो बच्चों को लगेगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो कि है ऑफ कोर्स। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में से एक निकालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू सेपरेट निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो जाके हमारा आंसर निकलेगा, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। हम वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो 1 और 2 को ऐड करेंगे। देखो 1 और 2 को ऐड करोगे ना, यहाँ पे 217 है, यहाँ पे 131 है, 217 है 131 है, इन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। यही यहाँ पे प्लस पॉइंट है इस चीज़ का। देखो क्या होगा, 7 + 1 करूँगा 8, 7 + 1 8, 3 + 1 4, 2 + 1 348x प्लस 348y भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 7 + 3 10, एक कैरी 2 3, एक कैरी 4, 9 8 17, 1740। तो इन दोनों में से हम लोग 348 बाहर निकालेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1740। इस 348 को यहाँ डिवीजन में भेज देंगे और ये डिवाइड होकर मिलेगा 5, यानी कि ये 5 ज़ा मिलता है। 348 5 ज़ा 1740 होता है, चाहे तो कर लेना, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 5, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका ऐड करने पे ये चीज़ सेम आ रही है, जिसको कि हम लोग उधर भेज सकते हैं। यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे ना एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा चले जाएगा। हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो छोटे छोटे शॉर्टकट तरीके जो है वो यहाँ पे काम लगने वाले हैं। तो इसी के साथ ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन करने हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो 25th क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने नजर आ रहा होगा। कहता है द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर p और q से मेंशन करा हुआ है, जहाँ पे p बड़ा है q से, इज 221। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम है कि नहीं, 2 नंबर का क्या है, 221 है। यानी कि मेरे पास 2 नंबर होंगे, एक है p और एक है q, जिसमें p बड़ा है q छोटा है। इनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या मिल रहा होगा, 221 मिल रहा होगा। यही होता है एलसीएम का मतलब, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि 221 को कौन डिवाइड कर रहा है। तो 13 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा होता है। कितना कर रहा होता है, 17 जा, तो 13 7 जा 221 मिलता है। तो थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे वो करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बट मिलेगा ज़रूर। तो वहाँ पे हमारे पास 17 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और 13 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके यही मिलेगा। हमसे वो मांग रहा है कि 3p माइनस क्यू कितना होगा, 3p माइनस क्यू। तो बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, p कौन है q कौन है, तभी तो उसने बताया p बड़ा लेना है। तो 13 इंटू p यानी कि 17, माइनस का कितना है, 13 है, ये होगा 51 माइनस 13, ये मिलेगा आपको 38। सब्ट्रैक्ट करना, 38 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आती है 221 का फैक्टर ढूंढने में कहूँ, या फिर मल्टीप्लाई किससे करा जाए कि ये मिले, तो उतना करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और स्पेशली जो प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन हमसे कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक डेक पड़ा हुआ है, 52 कार्ड्स का ही होगा ऑफकोर्स, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो वही बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रहेगा। हमसे कहता है हमने एक कार्ड ड्रॉन करना है और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ना तो क्वीन होगी और ना ही किंग होने वाला है, ठीक है। करते हैं इसको। देखो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। क्या होता है हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 13 के हिस्से में डिवाइडेड रहते हैं। क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट कहा जाता है। क्लब और स्पेड ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए मैंने बी मार्क करा हुआ है। डायमंड और हार्ट रेड रेड कलर के होते हैं, ठीक है। हर एक कार्ड में ये चीज़ें देखने को मिलती है। 2 से 10 तक का उसमें नंबर पड़ा होता है, ठीक है, ये लिखा रहता है उसमें। तो 9 कार्ड ये हो गए। फिर एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, और एक होता है जैक, और एक होता है एस। तो 9 और 4 ये हो गए मेरे मिलके 13 कार्ड। तो किंग क्वीन जो है वो हर एक के पास होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हमारे लिए अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने कहा कि ना किंग आए ना क्वीन आए, तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, हमने
हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर मेरे पास किसी के होने की प्रोबेबिलिटी है तो मैं उसको 1 से घटा दूंगा तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि किंग और क्वीन ना आए। तो मैं पहला एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस इवेंट को ए नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि किंग और क्वीन मुझे मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी पहले मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो किंग और क्वीन मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल में कितने कार्ड है हमारे पास, 2, 4 2 जा 8, 8 अपॉन टोटल कितना हो गया मेरे पास, 52 हो गया। ये है मेरे पास किंग और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। किंग आए या क्वीन आए फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों में से कोई एक आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये रही। हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसने मांगा है कि किंग और क्वीन ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, ना ही किंग ना ही क्वीन हो। तो यानी कि हम लोग करेंगे 1 - 8 अपॉन 52। 52 में से हमारे पास कितना जाएगा, 8 चले जाएगा, तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे 52 -8 करेंगे तो ये आएगा 44/2। तो डिवाइड करते हैं दोनों को, सिंपलेस्ट में तोड़ते हैं, ये 2 22 और ये हो जाएगा 2 26, 2 11 जा और ये 2 13 जा। तो 11/13 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमसे कहता है 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, तो 2 डाई है हमारे पास, वो एक साथ फेंकी गई हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कह रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस इज, 5 कम से कम एक बार आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो क्या क्या आउटकम हमें देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहले वो निकाला करो प्रोबेबिलिटी के केस में, उसके बाद उस क्वेश्चन को तोड़ो जो हमसे फाइंड आउट करने को बोलता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत आसान है। 36 आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे, आपने करे होंगे क्वेश्चन, क्या होंगे। अगर पहली डाई फेंकी तो मान लेते हैं 1 आया, दूसरी बार फेंका तो मान लेते हैं फिर से 1 आ गया, तो एक तो पेयर इस तरीके का बनेगा 1,1 का, यानी कि पहली बार फेंका 1 आया, सॉरी 2 डाई एक साथ फेंकनी, मतलब पहली डाई में 1 आया, दूसरी डाई में भी 1 दिख गया। या तो ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली डाई में 1 दिखा और दूसरी में 2 दिखा, या फिर 1 3 1 4 1 5 और 1 6। सभी का मतलब एक ही है कि पहली डाई में 1 और दूसरी डाई में 5 आया, तो इस तरीके से हमें मिल रहा होगा। या फिर ऐसा होगा कि पहली डाई में 2 आया, फिर 1 आया, 2,2 2,3। अब बस इसको आप कंटिन्यू रखते रहो, कहाँ तक रखोगे, 6,1 तक, 6,2 6,3 और कहाँ तक जाएगा 6,6 तक। मैं यहाँ पे एक 5 वाला पेयर लिख लेता हूँ क्योंकि ये काम का है मेरे पास, 5,1 5,2, ये भी कहाँ तक जाएगा 5,6 तक। बीच में 3 भी है और 4 भी है, ठीक है, वो लिखे नहीं है मैंने, डॉट डॉट लगा दिए, ठीक है। तो कुल मिला के जब इनको काउंट करते तो 36 मिलते हैं। उसने हमसे प्रोबेबिलिटी निकालो, कहा कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वही करेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल, 5 कम से कम एक बार। अब देखो 5 कम से कम एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, क्योंकि 2 ही तो डाई हमने फेंकनी है। तो यानी कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर काउंट कर लो जहाँ पे 5 आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो इस पूरी सीरीज़ में ये जो 5 1 5 2 5 3 5 5 5 6 है, इसमें सारे के सारे हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार 5 दिखाई दे रहा है और एक और मिलेगा यहाँ पे 5,5, जहाँ पे 2 बार दिखेगा, कोई बात नहीं, उसे भी हमें लेना है, क्योंकि उसने बोला है एटलीस्ट, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। तो देखो ये सारे के सारे कितने हुए, 6 हुए, ठीक है। बट अभी रुको, और भी है, ये है 1,5, यहाँ पे होगा 6,5। तो देखो एक तो ये वाला, ये 6 हो गए, ये 7, ये 8, ये 9, यहाँ पे भी होगा एक 2,5, ये हो गया 9, और एक 3,5 और एक 4,5 भी होगा। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 11 हो गए, जो सीरीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बट आप लोग समझने के लिए उस चीज़ को लिख सकते हो। तो कुल मिला के जिन जिन ऑर्डर्ड पेयर में मुझे 5 एक बार या 2 बार दिखाई दे रहा है, उनका समअप कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी कि वो मेरे लिए क्या है, फेवरेबल है। यानी फेवरेबल कितना हो गया, 11 हो गया। और ये टोटल में कितने हैं, 36 पड़े हैं, तो 11/36 ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बेहद आसान है, आपको बस एक चीज़ फाइंड आउट करनी कि आउटकम्स हमारे पास क्या क्या रहने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से आसानी से हो जाएगा, फॉर्मूले करने ही नहीं है हमारे पास, फेवरेबल अपॉन टोटल लगाना है हर बार, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आखिरी वाला देखो, दूसरे वाले में हमारे पास 9th है, द वर्टिसेस, मुझे 8th करवाना था बट मैंने 9th करवा दिया, इसके बाद मैं 8th वाला करवा दूंगा। तो अभी फिलहाल 9th वाला देखो, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ABCD। तो ABCD करके कुछ यहाँ पे मुझे वर्टिसेस दी हैं एक पैरेललोग्राम की, हमसे फाइंड आउट करो कह रहा है कि ये जो x और y यहाँ पे मिसिंग लग रहे हैं, ये x है ये y है, ये कितना होगा, ठीक है।
हमारे पास 4 ऑप्शन देता है। अब इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी। मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। आपको पता है चीज़ें 6,6 करके हमारे पास 36 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी कि इनके जो हमारे पास डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। बाइसेक्ट यानी कि अगर मैं ये लाइन लूँ, कौन सी, बी डी वाली लाइन, इसमें ये पॉइंट को मैं कह देता हूँ ई, ठीक है, मैं ई मेंशन कर रहा हूँ, और ई का मतलब क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे जो रेशियो होगा ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि बराबर हिस्सों में इसे तोड़ रहे हैं। तो अगर मेरे पास जो सेक्शन फॉर्मूला रहता है वाला फॉर्मूले का यूज़ करा जाए, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे रेशियो 1 और 1 बराबर है, मिड पॉइंट है, ये जो ई है ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। अगर मुझे ई ने चाहिए, यानी ई इज इक्वल्स टू मुझे चाहिए एक्स कॉमा वाई, तो मैं करूँगा x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3 7/2 कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस y/2, ये मेरे पास e आ गया, e आ गया यानी कि x कॉमा y का कोऑर्डिनेट आ गया, x इज इक्वल्स टू 7/2 और y इज इक्वल्स टू 5 प्लस y/2। वो अलग बात है कि अभी मुझे y कितना है वो मालूम नहीं है, अभी पता चलेगा। देखो कैसे, अगर इस BD लाइन के लिए ये मिड पॉइंट है तो इस AC के लिए भी ये E मिड पॉइंट है। तो यहाँ से अगर मैं E निकालूँ, इस केस के लिए E निकालूँ, जब मैं लाइन AC लेने वाला हूँ तो कितना होगा, x प्लस 1 बाई 2 कॉमा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये दोनों बराबर है, ये तो बराबर है ना, सेम ही चीज़ है। तो यानी कि हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट भी बराबर होंगे। इसका मतलब मैं यहाँ से ऑन कंपैरिजन x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 7/2 लिख सकता हूँ। इससे ये गया, x इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरे पास जो x आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है। अब देखो y निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में नज़र आ रहा है 6 पहली पोजीशन पे, यानी x कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका मतलब 6,3 हमारे पास आंसर होगा। जो y निकल रहा होगा, जो कि इन दोनों को लेने पे निकलेगा, वो मेरे पास 3 निकल रहा होगा। तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं, हम तुरंत यहाँ पे 6,3 को टिक मार देंगे। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अगेन पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से लिखनी है। सेक्शन ए में एक और क्वेश्चन करा था जहाँ पे रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई थी, तो उन्हें भी नोट डाउन अच्छे से करना। तो बाइसेक्ट करते हैं, ये हुआ, और यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये आंसर निकल के आ गया। इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास एक गिवन फिगर है, ट्रायंगल की शेप में है। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल कंप्लीट बराबर है ए डी सी के, ये वाले एंगल के। तो इतनी चीज़ हमारे पास गिवन है। इसके बाद कुछ चीज़ें गिवन है कि ए सी 8 सेंटीमीटर है, ए डी हमारे पास 3 है। तो बी डी की वैल्यू कितनी है वो बताओ, कह रहा है। बी डी हमारे पास ये रहा, ये छोटा वाला। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो सिमिलर वाली क्राइटेरिया है, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना, उस चीज़ का यूज़ होने वाला है। कैसे होगा, ध्यान देना। हमारे पास क्या है, एक ये वाला ट्रायंगल, कौन सा मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, पहले ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। तो एक छोटा वाला और एक कंप्लीट बड़ा वाला। अब इन दोनों को मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों सिमिलर आने वाला है। कैसे आने वाला है, ध्यान देना। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ऑलरेडी गिवन है एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू रहने वाला है एंगल ए डी सी के, है ना, एंगल ए डी सी। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया और ये छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल, दोनों बराबर है। दूसरा क्या चीज़ है, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, यानी कि कॉमन है। तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, सिमिलर हो गया। मैं यहाँ पे सिमिलर का सिंबल लगाता हूँ बाय किस क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया। सिमिलर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो साइड्स प्रोपोर्शनल है उस चीज़ का यूज़ करा जाएगा। अब देखो छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर है, तो इसका मैं साइड वगैरह ले लेता हूँ। यानी कि ये छोटे वाले ट्रायंगल के इस एंगल के अपोजिट में कौन पड़ा हुआ है, AC है, ठीक है। तो यानी कि AC अपॉन इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है इसके अपोजिट कौन है, AB है, ध्यान देना। तो मैं लिखूंगा AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू, ये साइड हमने ले ली। दूसरा क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड, यानी कि कौन सा, AD अपॉन में क्या आ जाएगा, बड़े वाली ट्रायंगल की साइड AC। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, देखो AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 अपॉन AB की वैल्यू हमें नहीं पता, तो AB को एज इट इज रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू AD पता है कितना है 3 अपॉन AC दोबारा से आ रहा है, और AC कितना है यहाँ पे 8 है। तो AB इज इक्वल्स टू 8 जा कितना 64 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो AB इज इक्वल्स टू कितना आ गया 64/3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो BD चाहिए। हमें AB मिल गया है पूरी लेंथ 64/3, इसमें से ये 3 घटा देंगे, 64/3 माइनस 3
इज इक्वल्स टू 64 माइनस, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 3 3 9/3, तो 64 में से 9 घटाओगे तो आपके पास मिलेगा 55, ठीक है। तो 55/3 यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। और यहाँ पे जो खास बात है, नोट डाउन करने वाली बात, ये जो मैंने रेशियोज लिए हैं ना ये वाले, और ये कैसे लेने हैं, इस एंगल को ध्यान में रख के लेने हैं, ठीक है, तभी हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो निकल गया BD इज इक्वल्स टू 55/3, तो इसको नोट डाउन कर लेना काफ़ी अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो भी बातें बताई जाएंगी इस कंप्लीट वीडियो में, स्पेशली सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगेन बता रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन जरूर करते रहना। तो इक्वेशन है, मतलब कि द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, हमसे यहाँ पे पॉइंट देता है। इसके ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉइंट क्या है, एक ए पॉइंट है, ये ले लिया, और एक बी पॉइंट है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आंसर निकल चुका है हमारा। ए कितना है मेरे पास, 4,5 है, ठीक है। बी कितना है हमारे पास, बी की वैल्यू देता है -2,3। वो कहता है इक्वेशन निकालो। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। देखो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में गिवन है ना, इन इक्वेशन में से एक आंसर होने वाला है, तो इक्वेशन का जस्ट इतना मतलब है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। अभी ध्यान से सुनना, वो कहता है इक्वेशन निकालो किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो चीजें हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, उल्टा ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। ध्यान से सुनना, बाइसेक्ट करेगा किसे, इस ए बी लाइन सेगमेंट को। तो बाइसेक्ट कर रहे तो यानी किसी ना किसी पॉइंट से जरूर जाएगा। इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूं, जो कि हो गया x, y। अब बाइसेक्ट कर रहे तो रेशियो 1/1 का टूटेगा, ये चीज़ हमें पता है। हमें क्या निकालना है, हमें ये जो लाइन जा रही है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन बतानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो सी वाला पॉइंट है ये निकाल लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करा जा रहा है ना। सी निकाल लेंगे। सी क्या है, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट होता है। सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, m1 + m2 यानी कि 4 - 2 2/2 कॉमा y1 + y2 यानी कि 5 + 3 कितना होता है 8/2 इज इक्वल्स टू 2 से 2 गया 1 कॉमा इससे ये गया 4, 1,4 निकल के आ रहा है। अब आप कहोगे कि ये तो मेरे पास पॉइंट निकला, कोऑर्डिनेट निकला, बट हमें तो इक्वेशन चेक करनी है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो ध्यान से सुनना। अब ये जो 1,4 पॉइंट है ना, ये सी मिल गया मुझे, मैं x, y हटा के 1,4 लिख लेता हूँ। अब ये जो पॉइंट 1,4 है ये इस ए बी लाइन सेगमेंट में भी है, और साथ के साथ ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी है, ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि वहीं से पास हो रहा है। तो अगर ये 1,4 इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस 1,4 को यहाँ जो भी मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं एक्स और वाई की जगह पे रखेंगे और देखेंगे किस इक्वेशन में रखने पे वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। कहने का मतलब इस 1,4 को पहले वाले ऑप्शन में रखो। देखो 1 रखोगे कितना मिलेगा, मेरे पास 2 मिलेगा, माइनस का कितना है 4, प्लस का कितना है हमारे पास 7 है। अगर इन सबको सॉल्व करोगे तो क्या 0 के बराबर मिल रहा है, 0 में मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है ना, तो बराबर आने चाहिए, तो लेफ्ट और राइट बराबर पढ़ने चाहिए, बट ये बराबर नहीं आने वाला, ये कैंसिल नहीं होगा। तो यानी कि ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये सेटिस्फाई किसको करने वाला है, आखिरी वाले को। ऐसे करके आप तीनों को चेक करोगे, तीनों में सेटिस्फाई नहीं करेगा, आखिरी वाले में करेगा। देखो कैसे, आखिरी वाले में पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 रखूंगा 3 आ जाएगा, वाई की जगह पे कितना रखेंगे 4 रखेंगे, 4 माइनस का 7, 4 + 3 7 आता है, 7 - 7 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब इस 1,4 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। तो 1,4 इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, और इसकी इक्वेशन ये वाली बन जाएगी क्योंकि ये से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप जानते हो ऑलरेडी। बस इस तरीके से, नई तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं नए तरीके में उसको ढाल दिया है क्वेश्चन को, और वहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट वाली बातें आपको अच्छे से नोट डाउन करनी, तो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अगले क्वेश्चन में अगेन एक डायग्राम गिवन है, यहाँ पे हमारे पास है एक फिगर है, ये वाला है, यहाँ पे मैंने बना दिया है D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो D है इस BC का मिड पॉइंट है, यानी इन दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमसे कहता है वैल्यू फाइंड करो cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है। अब देखो x डिग्री क्या है, x डिग्री ये छोटा ट्रायंगल जो दिख रहा है ACD इसमें है, y डिग्री किसमें है, y डिग्री ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है CAB इसमें है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग कॉट वाली जो फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास रेशियो इस तरीके से होते हैं PBP/HHB,
ठीक है। अब देखो कॉट के लिए क्या होगा, कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। मुझे कॉट वाई डिग्री चाहिए, पहले तो मैं कॉट वाई डिग्री के लिए काम करता हूँ। कॉट वाई डिग्री यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट वाई डिग्री बड़ा वाला ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने बताया, बड़े वाले ट्रायंगल में ये मेरे पास क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल मुझे कंसीडर करवाना है, तो इसका मतलब ये बेस कहलाएगा, है ना, AC मेरा बेस कहलाएगा। तो बेस रखना है तो बेस में मेरा आ जाएगा BC अपॉन, सॉरी BC नहीं, AC आएगा, ये हो गया मेरे पास बेस। और परपेंडिकुलर रखना है, तो परपेंडिकुलर कौन होता है, इस एंगल के अपोजिट वाला, यानी कि कंप्लीट BC मेरे पास ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कॉट वाई डिग्री इतना है। सिमिलरली कॉट एक्स डिग्री निकाल लो। कॉट एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना, ये भी मेरे पास वही होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट ट्रायंगल चेंज है। देखो अब की बार ट्रायंगल कौन सा लेना, छोटा वाला ACD, क्योंकि ये छोटा जो दिख रहा है ये x डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो यानी स्टिल ये अभी भी क्या है, बेस का काम करने वाला है। तो ये हो गया मेरे पास AC अपॉन परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर कौन होगा, ये छोटा वाला कौन, CD होगा, ध्यान से सुनना, CD होगा, क्योंकि ट्रायंगल हमने छोटा कर लिया। अब इनको मुझे डिवाइड करना है ना, कॉट वाई डिग्री अपॉन एक्स डिग्री की वैल्यू निकाली, तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, लेफ्ट और राइट दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करने में देखो BC मेरे पास ये रहा, CD ये रहा, इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, CD इज इक्वल टू DB के बराबर है। या फिर मैं यूँ कहूँ, जो मेरे पास BC है वो क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ CD करने पे मिल रहा है ना। ये CD है, इसका डबल कर दूंगा तो BC मिल जाएगा मुझे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक हो गया। AC से AC कैंसिल आउट हो गया, ये CD ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, CD अपॉन में कितना, BC। और यहाँ पे मुझे रिलेशन पता है, BC की जगह पे मैं 2 टाइम्स ऑफ CD रख सकता हूँ, तो रख दिया 2 टाइम्स ऑफ CD, कैंसिल आउट, तो कितना मिल रहा है, 1/2। तो यानी कॉट वाई डिग्री अपॉन एक्स डिग्री करने पे मुझे मिलेगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रेशियोज वगैरह बताए गए हैं वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर वाले चैप्टर से रिलेटेड है। कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड। 1/13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 1/13 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इन्हीं में से किसी को मल्टीप्लाई करवाना है। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको 10/13 या फिर 100/13 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे है इंटू 10/13, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो गया 10/169। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये C और D डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे उसका रीज़न मैं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम लगने वाली। देखो अगर मैं इस वाले C वाले को लूँ तो 10/169 मिल रहा है। हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर डिनोमिनेटर, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए पहले तो वो सुन लो, मुझे यहाँ पे ऐसा चाहिए टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन जो मिले टर्मिनेट कर जाए। तो टर्मिनेट को ध्यान में रखते हुए हमने एक थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर मुझे दिखाई देता है और उसको उसके फैक्टर कहूँ या फिर मैं कहूँ उसके प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 के टर्म में लिखे जाते हैं, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन पक्का क्या आ रहा होगा, टर्मिनेट कर रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो 169 आ रहा है। 169 कैसे लिखा जाएगा, 13 × 13, वो तो 2 और 5 के टर्म में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये तो गारंटीड है कि ये और ये C और D ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मुझे नहीं देने वाले। तो आंसर किस में से होगा, A और B में से, क्योंकि नीचे 100 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, इसको भी 2 और 5 के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 1/13 को एक बारी 13/100 से मल्टीप्लाई करवा के देखता हूँ। 13 से 13 गया, 1/100 इज इक्वल टू 0.01 मिलेगा, टर्मिनेटिंग है। प्लस 7 के साथ कब टर्मिनेट हो रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर A क्या हो गया, ठीक हो गया, 13/100। तो जो छोटी छोटी हमने थ्योरम पढ़ी हुई है बेहद इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से काम लग सकती है ऑप्शन को डिस्कार्ड करने में, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने नजर आ रहा है, अगेन डायग्राम वगैरह से रिलेटेड है। कहता है यहाँ पे साइड्स AB एंड BE ऑफ अ राइट एंगल्ड एट B आर ऑफ लेंथ 16 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक ABE नाम का ट्रायंगल बनाया है, ये 16 है और ये पूरा कंप्लीट 8 सेंटीमीटर का है। इसके बाद कहता है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB, ये रहा FDGB, इसकी जो लेंथ है हमें वो निकालनी है, स्क्वायर बनने वाला है ये, तो एक लेंथ भी पता चल जाएगी तो सारी साइड्स हमें पता चल जाएगी इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये भी x, ये भी x और ये भी मेरे पास कंप्लीट x हो गया, सही है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। यहाँ पे ये जो छोटे ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल AFD सिमिलर रहेगा ट्रायंगल DGE के,
कैसे रहेगा अभी बताता हूँ, डी जी ई के, देखो ये छोटा वाला, ये और ये। सबसे पहले तो एंगल एफ और एंगल जी क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल एफ इजिकल्स टू एंगल जी। दूसरा, ये हमने पैरेलल खींचा हुआ है इसके, सही है, एफ डी पैरेलल है बी ई के, तो ये वाला जो एंगल नज़र आ रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल कह देता हूँ, डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हमारे पास काम की चीज़ जो है वो तो ये ऑफकोर्स है ही, हमें सिमिलर हैं, इसके बाद ही हम लोग फर्दर आगे स्टेप कर पाएंगे, तो वो स्टेप कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब ये दोनों सिमिलर आ गए हैं, तो अब मेरे पास यहाँ पे जो साइड्स है वो इसकी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो प्रोपोर्शनल है तो मैं एक ले लेता हूँ ए एफ, यानी कि ये छोटा वाला जो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ का भी परपेंडिकुलर, तो ए एफ अपॉन डी जी इज इक्वल्स टू, यहाँ का अगर मैं बेस ले रहा हूँ यानी कि एफ डी अपॉन में यहाँ का भी बेस आएगा जो कि बनेगा जी ई के बराबर। ए एफ कितना होगा, देखो ये रहा ए एफ, ये छोटा एक्स माना हुआ है हमने, ये कंप्लीट 16 है, तो ए एफ कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स अपॉन डी जी की वैल्यू देखो, डी जी मेरे पास क्या रहा, ये रहा, ये तो एक्स ही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ डी कितना है, एफ डी ये रहा, ये भी मेरे पास एक्स है, अपॉन जी ई, जी ई ये छोटा वाला, ये कंप्लीट 8 है, ये एक्स है, तो वो कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब इसके बाद, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 16 8 ज़ा 128 इज इक्वल्स टू, फिर माइनस 16x, फिर मल्टीप्लाई माइनस 8x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, 128 इज इक्वल्स टू, ये पूरा उधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 24x, x से ये डिवाइड करेगा तो ये आपको देगा 128 अपॉन 24 है, तो ये आएगा 16 अपॉन 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कैलकुलेट कर लेना, आपको डिवाइड वगैरह करना है, जस्ट 16/3 ये मिलने वाला है। तो यानी कि ये जो स्क्वायर बन रहा है इसकी लेंथ 16/3 आ रही है, तो ये इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे यही सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सिमिलर कैसे हो, सिमिलर होने के बाद जो साइड्स प्रोपोर्शनल है उसका फंडा हमें यूज़ करना है और अपना आंसर निकाल के लाना है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको 15th अभी करेंगे, बट उससे पहले मैं 16th वाला है उसको कंप्लीट करवा लेता हूँ। देखो 16 वाले में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हमारे पास क्या है, एक गिवन फिगर है, अगेन ABCD कहता है इज़ अ स्क्वायर, ये है मेरे पास एक ABCD जिसमें हमारे पास जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद कहता है EFGH, ये सारे के सारे ABCD में रिस्पेक्टिवली क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, ए बी अगर 14 है तो ये जो मैंने बीच में हिस्से करे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के, तो ये सब हिस्से इसको 7 और 7 के टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमसे फाइंड आउट करो, कहता है ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे बनाया गया है, कंप्लीट ये पूरा दिया है, ये रेड मार्क मैंने खुद करा हुआ है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये फिगर 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, और जब ये डिवाइड होगा वहाँ से हमारे पास आंसर निकलने वाला है। देखो कैसे, अब जब ये फिगर नज़र आ रहा है, आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये जो इस लाइन से, रेड लाइन से ऊपर नज़र है वो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल नज़र आ रहा है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, पहला क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम निकाल लें, जो कि बहुत आसान है। रेडियस कितनी होगी, 7 होगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 7 होगी। तो 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर करके हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस क्या करना है, ये वाला रीजन। अब ये वाला जो शेडेड रीजन है ये कैसे निकलेगा, देखो ये जो नज़र आ रहा है ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये भी जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है मेरे पास, ये अभी क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट है, या फिर आप इसको सेक्टर कह सकते हो, जहाँ पे आप लोग इस एरिया ऑफ सेक्टर और इस एरिया ऑफ सेक्टर को निकालोगे और अगर उसे घटा दोगे इस कंप्लीट स्क्वायर से, देखो ये क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रेक्टेंगल दिख रहा है, बट अगेन ये क्या है कि स्क्वायर फॉर्म होने वाला है, क्योंकि सारी ही साइड्स इसमें क्या आ रही है हमारे पास, बराबर आ रही है। ये 14 है, ये 14 है, आधा हो चुका है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, ये पूरा कंप्लीट बड़ा स्क्वायर था, तो ये जो करा है ये बिल्कुल आधा कर दिया है उस स्क्वायर का, तो इसको कहूँगा एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर। ये क्या देगा, ये कंप्लीट ला के देगा, ये तीनों हिस्से ला के देगा, ठीक है। इन तीनों हिस्सों में से मुझे क्या घटाना है, मुझे ये वाला और ये वाला जो क्वाड्रेंट टाइप का नज़र आ रहा है उसे घटाना है, तो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन क्या है, एक तो लॉन्ग मेथड या फिर एक शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका पहले देख लो, इसमें शॉर्टकट तरीका ये है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला आपने, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये भी, और ब्रैकेट से बाहर निकाला माइनस, ये जो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला और ये वाला, क्या अगर आप इसको मिला दोगे, यानी इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ या फिर इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो क्या ये सेमी सर्कल की शेप नहीं बनेगी। देखो इसको उठा के यहाँ रखता हूँ तो ऐसे करके मिलेगा, तो ये अगेन मुझे एक सेमी सर्कल मिलने वाला है, जो कि एग्जैक्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला, क्योंकि इसकी भी रेडियस कितनी है, 7 ही है। तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट
टू क्वाड्रेंट निकालने के बजाय यानी उसका फॉर्मूला लगाने के बजाय इसकी जगह पे अगर हम समअप में ये लिख दें एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और ये जो सेमी सर्कल है वो वही है जो स्टार्टिंग में मिल रहा था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा सिर्फ एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का आधा कर देंगे, स्क्वायर के एरिया का आधा कर देंगे, वो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा जो लॉन्ग मेथड है उसमें आप लोग क्या कर रहे होगे, ऑफकोर्स आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाओगे, हाफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, फिर टू कोऑर्डिनेट थीटा इज इक्वल टू 90 लेके 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके लॉन्ग मेथड सॉल्व वगैरह करोगे, काटोगे पीटोगे, आपको आंसर मिलेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे भी आपको वही मिलने वाला है। मैं दिखा देता हूँ एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मेरे पास 14/14 था, इसका आधा कर दिया, 2 7 जा 7 4 जा 28, 2 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा काम करना आसान है, जल्दी हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको ये चीज़ वहाँ पे क्लिक ना करे, होगा बच्चों के डाउट कि ऐसी चीज़ें एग्जाम में कैसे क्लिक करेंगी हमें, तो वहाँ पे अगर क्लिक नहीं करे कोई बात नहीं, आप लोग लॉन्ग मेथड से भी करोगे तब भी यहीं जाके पहुँचोगे। तो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो 17 वाला क्वेश्चन मैं इसके जस्ट बात करवाऊँ क्योंकि उसमें भी डायग्राम था, तो काफ़ी डायग्राम हो जाता, घिचपिच हो जाती। तो अभी मैं फिलहाल आपको 18th वाला क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। 18th वाले में हमारे पास कहता है, क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, अभी 15th वाला भी पेंडिंग है, इसको भी करते हैं। कहता है इफ़ 2 and 1/2 आर जीरोज ऑफ, यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px² प्लस 5x प्लस r है। कहता है 2 और 1/2 इसके जीरोज हैं, तो p और r की वैल्यू क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का b/a। b यहाँ पे कौन है, 5 है, तो -5/a कौन है, p है। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a, c कितना है r और अपॉन में कितना है p। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा रख लेते हैं। देखो अल्फ़ा कितना है 2 है, बीटा कितना है 1/2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू r/p। इससे ये कैंसिल आउट, तो r इज इक्वल टू p। तो एक रिलेशन मुझे ये मिल रहा है कि r और p दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। ठीक है, अब इस वाले रिलेशन पे आते हैं। देखो 1 अल्फ़ा की जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस बीटा की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू -5/p। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2 इज इक्वल टू -5/p, 5 से 5 गया, तो p इज इक्वल टू -2 आ रहा है। p -2 तो r भी -2 आएगा हमारे पास, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक हो जाएगा। तो जस्ट कैलकुलेशन है छोटी मोटी जो कि आपको आती है ऑलरेडी, तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन आप लोग नोट डाउन करो हर एक क्वेश्चन की। मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे 15th वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो 15th वाला देखते हैं। 15th वाला क्वेश्चन आपके सामने नजर आएगा, कहता है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R एंड S। पहले तो मैं R और S बना लेता हूँ। ये मेरे पास R जिसका कि कोऑर्डिनेट है -1,3 है, और S है हमारे पास 9,8। P कहता है कि इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। इफ़ P लाइज ऑन द लाइन x - y + 20 इज इक्वल टू 0, वो हमसे कह रहा है कि अगर ये जो P पॉइंट है ये किसी लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी कि इक्वेशन ये हमें दे रहा है कि x - y + 20 इज इक्वल टू 0 है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करके देनी है। करने का तरीका मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करो, सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करो। सेक्शन फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो यहाँ पे मैं पिक डाल दूंगा जहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। यही होता है सेक्शन फार्मूला, इसको अप्लाई करते हैं। m की वैल्यू k हो जाएगी और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसके हिसाब से मुझे जो अगर p कोऑर्डिनेट चाहिए है ना, p ही तो चाहिए हमें, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे k इंटू 9 लिखेंगे, x2 मान लेता हूँ इसको, 9 माइनस का 1 अपॉन में k+1 कॉमा, फिर दूसरी बार y2 वाला यानी कि k 8k प्लस का 3 इंटू 1 अपॉन में कितना 8 + 1। तो मैंने जस्ट वैल्यूज़ रखी है ना, इसको x1 y1 ले लिया है इस वाले कोऑर्डिनेट को, और x कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने करी होगी, वहीं का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ध्यान से सुनना, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब उसने कहा कि ये जो p है ये लाई कर रहा है इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, x - y + 2 इज इक्वल टू 0। ये p पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है या फिर मैं कहूँ इस लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन ये है, तो ये इसको सेटिस्फाई ज़रूर कर रहा होगा। सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि x और y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये रहा x, ये रहा y। तो यहाँ पे रखने पे ये हो गया 9k - 1 अपॉन k+1 माइनस का y यानी कि -8k + 3 अपॉन में k+1 और प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना 0। ये हुआ।
अब k+1 मुझे रखना है, k+1 मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 है, सॉल्व करोगे ऊपर 9k - 1 माइनस का 8k, और देखो ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर माइनस है तो -3, और यहाँ पे +2 टाइम्स ऑफ k+1 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मतलब इधर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होके 2k + 2 बन जाएगा, इज टू कितना 0, k+1 उधर गया, खत्म हो गया, ठीक है, हटा देते हैं। 9k - 8k कितना होगा, k होगा, k + 2k 3k के बराबर आ गया। बाकी सब कुछ ऐड कर दो, -1 - 3 कितना होगा, -4, -4 + 2 कितना आ गया हमारे पास, -2 = 0, तो k = आ गया 2/3। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। तो k = 2/3, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट है, उनका रिपीटेशन है, एक तरीके से कह सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देना कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करें, और उसके बाद यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकालनी। तो आसान है, बट आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, ये छूट चुका था, 17 वाला देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम नज़र आ रहा होगा, मैंने कंप्लीट नहीं बनाया है, फोटो देख लेना। यहाँ पे हमसे कहता है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। कॉन्ग्रेंट सर्कल यानी सबकी रेडियस बराबर होगी। सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, अच्छा रेडियस भी गिवन है, कितना है 1 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्मिंग बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, सारे सर्कल जुड़े हुए, ये कंप्लीट सर्कल मैंने बनाया और ये दूसरा सर्कल यहाँ से जा रहा है। उसने कहा इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी OA 1 होगा, OB भी 1 होगा, और ये जो कॉर्ड बन रही है इनके इंटरसेक्शन से, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल के इंटरसेक्शन से, यहाँ से और यहाँ पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये जो कॉर्ड बन रही है ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर का है कह रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ये जो OAB नज़र आ रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, इतनी चीज़ हम जानते हैं। साथ के साथ ये भी जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना, ठीक हो गया। अब हम फाइंड कैसे करने वाले हैं वो देखना, और ऐसा ही कुछ दूसरे वाले सर्कल के साथ भी होगा, वहाँ पे भी हमारे पास इनके इंटरसेक्शन से ये जो कॉर्ड जा रही है कुछ ऐसी है, और यहाँ पे भी इसने शेडेड मारा है, ये एरिया भी मुझे निकालना है। अब ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल पे काम होगा, इस वाले सेक्टर पे। यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ, ये सेक्टर निकालूँ, ये तो 60 डिग्री है ना, हमें पता चल गया इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कंप्लीट OAB, ये कंप्लीट जो सेक्टर नज़र आ रहा है ट्रायंगल को साथ लेते हुए, शेडेड रीजन को भी साथ लेते हुए, उसका अगर मैं कंप्लीट एरिया निकालूँ तो कितना होगा, θ/360 इंटू πr²। r कितना है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँ या नहीं लिखूँ बात एक ही है, लिख लेते हैं 1, ठीक है। माइनस कर दूँ, देखो ध्यान से देखना, ये 8 वाली बात को अभी रहने दो। माइनस अगर मैं कर दूँ कितना, ये वाला हिस्सा, देखो ये जो ट्रायंगल का बेस है और इसको हटा के पूरा हटा दूँ मैं, तो ये जो छोटा वाला रीजन नज़र आ रहा है जिसको मैंने कंप्लीट डार्क कर दिया, अब जाके ये मुझे निकलेगा कब, जब मैं ये 8 भी हटा दूं। तो इतना करूं, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल √3/4 A², A कितना है, अगेन 1 है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, साइड 1 गिवन है। तो अगर इतना रखूं, 8 को हटा के सिर्फ इतना, तो मुझे जो रीजन निकल के आ रहा है ये वाला शेडेड रीजन निकल के आ रहा है। बट मुझे तो ये ऊपर वाला भी इंक्लूड करवाना है ना, और बाय डायग्राम हम ये कहेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों रीजन क्या है, बराबर एरिया के हैं, ठीक है, नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि अगर ये निकल रहा है, इसका 2 टाइम कर दूं तो मेरे पास ये कंप्लीट जो शेडेड रीजन मुझे निकालना है ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये रही एक सर्कल की बात। इसी तरीके से मेरे पास 4 और सर्कल बचते हैं, तो ये मेरे पास रहा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, ये 2 टाइम्स हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी तो 4 मेरे बन रहे हैं, 4 इस तरीके के रीजन मुझे देखने को मिल रहे हैं, डायग्राम में देख लो। तो 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये वाला एरिया निकल रहा है बट इसका डबल कर रहे हैं तो ही मेरे पास कंप्लीट जो एरिया हमसे मांग रहा है वो निकलेगा। और वो कितने रिंग्स इस तरीके के बना रहा है, ये शेडेड वाले 4, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा 8 मल्टीप्लाई θ/360 इंटू πr² माइनस दिस। तो ये आ जाएगा 8, इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, 6 ये हो गया π/6 माइनस √3/4। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है नज़र आएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 100 सेंटीमीटर।
हमारे पास एक सर्कल है जिसमें सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस यानी कि ये सर्कल, ये लेंथ कितनी है, 2 पाई आर लेते हैं इज इक्वल्स टू कितना 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100/2 पाई, कैंसिल होके कितना बन जाएगा 50/पाई। ये मेरे पास रेडियस आ गई। ये क्या है, ये जो सर्कल के अंदर है इंस्क्राइब्ड है एक स्क्वायर ऑलरेडी, उस स्क्वायर की हमें साइड बतानी है। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने स्क्वायर बना दिया है, ये बीचों बीच का पॉइंट है, इस सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पे अगर ज्वाइन करूँगा ये रेडियस होगी, यहाँ पे ज्वाइन करूँगा ये भी मेरे पास रेडियस होगी। ठीक है, रेडियस प्लस रेडियस अगर मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो मेरे पास ये कंप्लीट जो नज़र आएगा वो डायमीटर है सर्कल के लिए, और इस स्क्वायर के लिए क्या है, डायगोनल है ना, डायगोनल है। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50/2 इंटू 2 यानी कि 100/पाई। तो ये मेरे पास डायगोनल निकल के आ गया किसका, स्क्वायर का। अब देखो स्क्वायर की जो साइड्स है वो ए और ए मान ली जाती है। ठीक है, और अगर मैं एक रिलेशन निकालूं डायगोनल और इसके बीच में, ये ए है ये ए है, स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा √2a हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी ना, ये 90 डिग्री हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 2a स्क्वायर, और अंडर रूट लगा देंगे तो √2a। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे लिख देता हूँ ACB है, तो ये कुछ ऐसा होगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, और AB दोनों A हैं, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू हो गया √2a, तो ये आया मेरे पास AC √2a। तो यानी कि यहाँ पे भी मेरे पास एक रिलेशन है कि जो D है, ये D बराबर होगा किसके, √2a के बराबर होगा। डायगोनल ही तो है ये भी, तो डायगोनल इज इक्वल्स टू दिस, मुझे A चाहिए, साइड चाहिए। यहाँ पे हो गया 100/पाई इज इक्वल्स टू √2a, √2 को इधर भेज दूंगा, तो a इज इक्वल्स टू 100/पाई इंटू √2। ऑप्शन मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, √2 को रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 100√2/√2 पाई, तो ये मेरे पास साइड आ जाएगी 100√2, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 50√2 में कितना पाई, तो 50√2 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में काम करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इतनी चीज़ों को नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको आखिरी क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आखिरी क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन टाइप का कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमसे कहता है सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, यानी कि x और y की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है सबसे पहले। तो देखो 3 की पावर अगर 5 करते हैं ना तो 343 आता है, और इसका आप लोगों को हिंट कैसे मिलेगा, आपको हिंट ऐसे मिलेगा 3 की पावर में यहाँ पे x प्लस y है, तो यानी इक्वल्स टू के इधर भी 3 की पावर में ही कुछ होना चाहिए। तो 3 की पावर के साथ खेलोगे तो आपको 243 मिलेगा, यानी कि 3 की पावर 5 में। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, और इनटू में कितना है इसके साथ x माइनस वाई है पावर में, इज इक्वल्स टू कितना 3 हो गया। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कंपैरिजन करोगे पावर को तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ गया। यहाँ से कंपैरिजन करोगे 5 को मल्टीप्लाई कर लेना, 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना 3 आ गया। हमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 वाली अगर कंडीशन यूज़ करूँ, यानी कि 1/5 डज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1/5, ठीक ऑफकोर्स हो गई, ये और ये है। तो इसका मतलब हमारे पास कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमें मिलेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारा खेल पावर का है, पावर के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, इक्वेशन में हमें कंडीशन बिठानी है और अपना सॉल्यूशन बताना है कि कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। आखिरी है एक क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा छूट चुका था, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन गिवन है 1 + sin² अल्फा इज इक्वल्स टू दिस। हमसे पूछता है कॉट अल्फा की वैल्यू बताओ। काफ़ी आसान क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, बट अगेन हम लोग करेंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन करने में अगर आपको बता दिए जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, तभी जाके अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में नज़र आया तो आप थोड़ा बहुत इसको टैकल कर पाओगे। तो करना शुरू करते हैं। देखो क्या करोगे, इस 1 की जगह पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक आइडेंटिटी है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 की जगह पे यहाँ पे जो 1 दिख रहा है, यहाँ पे क्या मैं sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा लिख सकता हूँ, और ये हो गया प्लस का sin² अल्फा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ sin अल्फा cos अल्फा। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, sin² प्लस sin² कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ sin² अल्फा। इसको उठा के पूरा मैं इधर लेके आता हूँ, -3 sin अल्फा cos अल्फा प्लस का cos² अल्फा इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में ना हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको फैक्टर्स में तोड़ें।
जैसे कि हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी जाती है वैसा ही कुछ रहने वाला है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। कैसे करेंगे वो देखो, इस वाले को, ये जो बीच वाला पोर्शन है 2 sin स्क्वायर अल्फा है, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। एक हो गया 2 sin अल्फा कॉस अल्फा, है ना, इस -3 को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का कितना कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस करोगे फिर से यही मिल जाएगा, तो इस चीज़ को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। रीज़न क्या है, अब देखो इन दोनों में से मैं 2 sin अल्फा बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पे बच जाएगा कितना कॉस अल्फा, है ना। मल्टीप्लाई करो दोबारा यही मिलने वाला है। और इस वाले में मैं प्लस का कॉस अल्फा बाहर ले लेता हूँ। अगर इसमें मैं कॉस अल्फा बाहर लेता हूँ तो काम नहीं बनेगा, मुझे माइनस का लेना चाहिए। देखो माइनस का कॉस अल्फा लूँगा तो यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा और यहाँ पे बचेगा माइनस का कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। मल्टीप्लाई करोगे माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों सेम हो गए। ये दोनों सेम हो गए तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो इस तरीके के फैक्टर इसमें बनाने हैं, 2 sin अल्फा माइनस का कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, या तो ये 0 के बराबर है, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0 के बराबर रखने पे कॉस अल्फा को उधर भेजा तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। इस वाले की बात करूँ, 0 के बराबर रखा तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। साइन अल्फा को इधर भेजूंगा तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कितना होगा कॉट अल्फा के बराबर, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। एक तो ये मिल रहा है, ऊपर से 2 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 रखूंगा और कॉस अल्फा को उधर भेज दूंगा तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा मिलेगा 2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजूंगा डिवीजन में कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा 2 आ गया। तो दो वैल्यूज आ रही है, एक 1 और एक 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा लग सकता है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपने नहीं करा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। बट हमें क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता भी है तो इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास 20 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक आध अगर छोड़ भी दोगे, 4 तो छोड़ने ही है, तो 16 हम लोगों के पास अटेम्प्ट करने को है। तो ये अच्छी बात है जहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं क्लीन, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा और इतनी सारी चीज़ें एग्जाम टाइम पे क्लिक करना बहुत मुश्किल रहता है, आई नो। तो आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है, देखनी है कि इस तरीके के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।